नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। 24,000 मदरसा यूपी में क्या बंद होने वाले हैं? इसमें 16,000 रिकॉग्नाइज्ड हैं यूपी सरकार द्वारा और 8,000 नॉन रिकॉग्नाइज्ड हैं। ये बात की जा रही है मदरसा एक्ट 2004 की, जिसके ऊपर हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। हाई कोर्ट के जजमेंट में साफ-साफ कहा जा रहा है कि मदरसा को क्लोज़ करना पड़ सकता है और उनके जो छात्र हैं, लगभग 26 लाख स्टूडेंट्स, इनको कहीं न कहीं एब्ज़ॉर्ब करना पड़ेगा राज्य सरकार के शिक्षा संस्थानों में। 10,000 से ज़्यादा अध्यापक और टीचर यहाँ पे प्रभावित हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा हाई कोर्ट का जजमेंट आ क्यों रहा है? ये जजमेंट दिया गया है बेंच जस्टिस विवेक चौधरी एंड जस्टिस सुभाष विद्यार्थी द्वारा, जो कि हाई कोर्ट में एक पिटीशन को सुन रहे थे। उनका कहना था कि स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि आप एक अलग से बोर्ड बनाएँ और उस बोर्ड का काम हो सिर्फ़ एक रिलीजियस एजुकेशन को बाँटना। मदरसा एक्ट 2004 का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रिलीजन के बारे में बात करता है और ये पावर किसी के पास में भी नहीं है कि वो एक ही रिलीजन के ऊपर बोर्ड बनाकर मान्यता प्राप्त करवाए लोगों को या मान्यता दे किसी संस्थान को। और इन जजेस ने बिल्कुल साफ कहा है कि राज्य सरकार अब तैयार रहे, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से निकल कर जाएँगे तो उनको एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी राज्य सरकार को बढ़ानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, अगर आप 4 चीज़ों को इसमें समझने की कोशिश करें कि आखिर क्यों हाई कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया होगा, तो सबसे पहली जो बात इसमें आ रही है, वो निकल कर है कि क्या सेक्युलरिज़्म जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे एक संविधान का, क्या वो इम्पैक्ट हुआ है? हाईकोर्ट जजेस का मानना है कि सेक्युलरिज्म बिल्कुल इम्पैक्ट हो रहा है। इस सेक्युलरिज्म का लेना-देना अगर आप एजुकेशन और पॉलिटी या एक्ट और एजुकेशन देखें तो इससे होना ही नहीं चाहिए। एजुकेशन शुड बी न्यूट्रल, इट शुड नॉट हैव एनी रिलीजियस फर्वर और फेवर। और इस पूरे मदरसा एक्ट में सिर्फ एक धर्म को बनाकर या मानकर कोशिश की जा रही है मान्यता देने की कि वहाँ से लोग पढ़ें और पढ़कर आगे निकलें विद मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट से। ये एक्ट जो 2004 का है, ये वॉयलेटिव है आर्टिकल 14 का भी, ऐसा भी इस पिटीशन में कहा गया है। आर्टिकल 14 की अगर आप समझें, तो इक्वालिटी हर चीज़ में देखी जाती है। अगर आप एक धर्म के लिए अलग से बोर्ड बना रहे हैं, तो वो बिल्कुल इक्वालिटी के खिलाफ है क्योंकि किसी भी और अन्य धर्म के लिए अलग से बोर्ड नहीं बना है। एक सामान्य बोर्ड है जिसका किसी से किसी भी धर्म से लेना-देना नहीं है, पर अगर आप मदरसा के लिए एक अलग से मदरसा बोर्ड बनाते हैं, तो वो स्वाभाविक सी बात है आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रही है। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 ए भी यहाँ पे उल्लंघित दिखता है। आर्टिकल 21 का साफ-साफ मतलब है आपको लाइफ और अपनी सारी डिग्निटी वाली चीज़ें चाहिए अच्छे से। तो राइट टू लाइफ तभी मिलेगा जब आपके पास एजुकेशन ठीक-ठाक तरीके से पहुँचे और इसी का एक ऑफशूट बनता है आर्टिकल 21 ए, जो कि राइट टू एजुकेशन में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आता है। कहा जाता है 14 साल तक पढ़ाने की ज़िम्मेदारी सरकार भी उठाएगी और उसके लिए ये हक है कि सिटीज़न्स ये हक सरकार से ले सकते हैं। पर ये हक अगर आप सिर्फ़ एक धर्म में देंगे या एक धर्म से छीन लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आर्टिकल 21 ए कहीं न कहीं चीज़ों को एक संकुचे दिमाग से दिखाने की कोशिश करता है कि हम अगर एक ही मदरसा बोर्ड पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं राइट टू एजुकेशन के नाम पर ऐसा कर रहा हूँ, वो कहीं न कहीं गलत है। आप वंचित रख रहे हैं लाखों स्टूडेंट्स को फ्रॉम सम अदर टाइप ऑफ एजुकेशन, अदर टाइप ऑफ पेडागोजी एंड टीचिंग जो शायद अन्य स्कूलों में दी जा सकती थी। सेक्शन 22 अगर आप पढ़ेंगे यूजीसी एक्ट है 1956 का, इसमें लिखा गया है कि कैसे सरकार मान्यता देती है एक बोर्ड को और कैसे उस बोर्ड से सर्टिफिकेट पाए जा सकते हैं। पर सेक्शन 22 में रिलीजन या किसी भी एक क्रीड, कास्ट या रिलीजन के लिए एक संस्थान को बनाने का कहीं पे भी प्रावधान नहीं लिखा हुआ है। इसलिए ये भी उल्लंघित लगता है, यहाँ पे भी उल्लंघन किया गया। इन चारों वॉयलेशन को देखते हुए हाई कोर्ट जजेस ने ऑर्डर किया कि ये जो मदरसा एक्ट है 2004 का, ये बिल्कुल अब नहीं चल पाएगा और कहीं न कहीं हमें इन स्टूडेंट्स को एक दूसरे एजुकेशन सिस्टम में डालना पड़ सकता है। इन जजेस ने मेहनत की, रिसर्च की और ढूँढने की कोशिश की। इनको ढूँढने में मिला कि मदरसा बोर्ड का जो पढ़ाने का तरीका और जो करिकुलम था, ये बहुत अलग था मॉडर्न स्कूल के करिकुलम और पढ़ाने के तरीके से। तो इनका कहना है कि आर्टिकल 14 हो या आर्टिकल 21 हो, दोनों ही यहाँ पे वॉयलेटिव लगता है क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन उस प्रकार की मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है और 14 साल तक जो बच्चे हैं जिनको एक फंडामेंटल लर्निंग चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है। जब राज्य सरकार से पूछा गया, तो राज्य सरकार ने बोला कि हम तो ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं नॉमिनल फी, पर हाई कोर्ट का रवैया यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट था। उन्होंने साफ कहा
प्लीज़ डू नॉट गिव अस एन एक्सक्यूज़ दैट आप बस एक अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हो, तो खाना पूर्ति आपको नहीं करनी। आपको एजुकेशन, फंडामेंटल लर्निंग और ये सब ठीक से प्रोवाइड करनी है, ना कि ट्रेडिशनल एजुकेशन नॉमिनल फी के नाम पर आप किसी एक धर्म के लिए एक बोर्ड बनाएँ और वहाँ पे कैसे पेडागॉजी चल रहा है, क्या चल रहा हो, इससे आपको कोई मतलब ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतना ही नहीं, जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने यहाँ तक कि एजुकेशन और करिकुलम और सब्जेक्ट्स भी मँगवा के देखे। उनको साफ-साफ ये नतीजा मिला कि एजुकेशन जो मदरसा में दी जा रही है, वो कहीं से भी आज के मॉडर्न एजुकेशन से मुकाबले में कहीं नहीं रुकती। पर इसके जवाब में मदरसा एसोसिएशन ने भी ये कहा कि हमारे मदरसाओं से बहुत लोगों ने पढ़कर आईएएस तक क्रैक किया है, सिविल सर्विसेज तक क्रैक किया है, आज बहुत नीट एग्ज़ाम्स भी क्रैक करते हैं। पर ये लाखों में से एक एग्ज़ाम्पल होगा। एजुकेशन ऑफ मदरसा का जो करिकुलम देखा गया, उसमें थियोलॉजी और बहुत सारा धार्मिक चीज़ों को भी पढ़ाया जा रहा था, जो कि मॉडर्न एजुकेशन में कहीं न कहीं हमें देखने को नहीं मिलती या फिर बहुत सटल तरीके से देखने को मिल सकती है। इसीलिए इन्होंने कहा कि एजुकेशन ऑफ मदरसा इज़ नोवेयर इक्वल टू मॉडर्न एजुकेशन और अगर हम मॉडर्न एजुकेशन से किसी को दूर रख रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि हम कहीं न कहीं आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हैं। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपके सामने, आर्टिकल 25 से 29 तो आप पढ़ते ही होंगे जिसको हम करण का नाम देते हैं और आर्टिकल 30 हमारा अगर अर्जुन बनता है, कई बार कहा जाता है कि इन चीज़ों में जजमेंट आ तो जाता है, पर आर्टिकल 25 से 29 से आर्टिकल 30 इन जजमेंट्स को वापस से मजबूर कर देता है सोच पर। यहाँ पे एक बहुत छोटा-सा टेक्निकल एरर है। जब पिटिशनर ने बोला और जजेस ने इसको सुनने की कोशिश की और स्टेट के सामने से जवाब आता है, सर आर्टिकल 25-29 के तहत और आर्टिकल 30 के तहत ये राइट है हमारे पास कि हम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाएँ, हम अपने धर्म से रिलेटेड चीज़ों को बनाएँ और हम उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। पर यहाँ पे हाई कोर्ट ने बिल्कुल उस टेक्निकल पॉइंट को पकड़ा और बोला आर्टिकल 25, 29 और आर्टिकल 30 दे आर राइट्स टू द सिटिज़न्स, दीज़ आर राइट्स टू द सिटिज़न्स, बट दीज़ आर नॉट राइट्स ऑफ द स्टेट्स। ये स्टेट का कहीं से भी राइट नहीं है। द राइट्स एज़ अ क्लेम अगेंस्ट द स्टेट। तो राइट सिटीज़न्स का है, ना कि स्टेट्स का है। इस बार आर्टिकल 25-29 या 30 तक भी अगर देखा जाए, शायद ये भी बचाने नहीं आ पाएँगे। तो सरकार अपने आप को ये बोलकर बस दूर नहीं कर सकती है कि हम ट्रेडिशनल एजुकेशन दे रहे हैं और मदरसा बोर्ड वही काम कर रहा है। यू विल हैव टू मेक सम स्टेप्स और टेक सम स्टेप्स जहाँ पे मदरसा का एजुकेशन भी उतना ही मॉडर्न किया जाना चाहिए, जितना कि बाकी स्कूलों में दिया जाता है। हालाँकि इस बात में सच्चाई है, मदरसा के जो एसोसिएशन है यूपी के उसने कहा है कि हम टेक्निकल हो या कंप्यूटर्स हो या बाकी जितने मॉडर्न चीज़ें हैं उसको हम लेकर आ रहे हैं। बस बात इतनी है कि इसको अच्छे से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अगर इंटीग्रेट हो जाते हैं तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मदरसा एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। आप इसमें इंटीग्रेट करके भी दे सकते हैं। पर हाँ, एजुकेशन और कहीं न कहीं अगर आप देखें मेबी एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू आवर स्टडीज़ और रिलिजन इन दोनों को अलग रख के ही देखा जाए तो बेहतर है। धर्म और स्टडीज़ ये दोनों अलग हैं, धर्म और पॉलिटिक्स ये दोनों अलग हैं। तभी हमारा सेक्युलरिज़्म का फैब्रिक भी अच्छा चल पाएगा। तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से कराना पड़ेगा, मॉडर्न करिकुलम का, मॉडर्न एजुकेशन का इन मदरसाओं में और इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, तभी ये चल सकती हैं। पर फिलहाल इस ऑर्डर के बाद लोग तो परेशान हैं कि अभी लगभग लाखों स्टूडेंट्स और हज़ारों टीचर्स का क्या होना है? सवाल आपके सामने है कि आपको क्या लगता है एजुकेशन किस लिस्ट में आता है? हमारे संविधान में 3 लिस्ट है सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट। आपको क्या लगता है एजुकेशन किस लिस्ट में आता है? इसका जवाब है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ये जवाब तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख गया। बट हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एजुकेशन एज़ अ सब्जेक्ट हमेशा से कॉन्करेंट लिस्ट में रहा है या किसी और लिस्ट में था? और अगर नहीं था तो किस लिस्ट में था और किस अमेंडमेंट से इसको चेंज करके लाया गया है कॉन्करेंट लिस्ट में? आप इसका कमेंट करके जवाब देने की कोशिश करिएगा, हम ज़रूर उसको देखने की कोशिश करेंगे। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको बता दें अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, तो अनअकैडमी से बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन और ऑफ़लाइन आपको कहीं मिलेगा नहीं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, जीएस कोर्स हो, क्रैश कोर्स, चैट हो, मेंस का क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम हो, दिन-रात मेहनत की जा रही है आपके लिए अच्छा करने के लिए और सीएमसी कोड पर आपको ये पूरा लाभ मिल सकता है। फ्लैट 50% ऑफ अभी भी चल रहा है, तो जिनको लेना है अभी भी आगे बढ़कर ले सकते हैं। टीएमसी कोड है और आपको 50% तक ऑफ मिल रहा है प्लस 6 महीने का एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे लाइब्रेरी, डाउट सॉल्विंग और मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा अनअकैडमी सेंटर पे। जीएस और सीसैट अगर आप लेते हैं 12 महीने का 37,690 पे पड़ेगा पर आपको सीएमसी कोड देना पड़ेगा। आप ऑप्शनल के साथ भी लेंगे तो 45,386 पड़ेगा पर आपको सीएमसी कोड देना पड़ेगा यहाँ पे भी। और हमारा मार्च 27 से बैच चालू हो रहा है, एकदम जुड़ जाइएगा, जिनको लगता है कि तैयारी करनी है अच्छे तरीके से जुड़ जाइएगा हमारे साथ। ऑनलाइन क्लासरूम इंग्लिश में भी हमारे पास चालू हो चुका है, जो मार्च 30 से नया बैच चालू हो रहा है, आप सीएम कोड पर इंग्लिश बैच में भी भाग ले सकते हैं।
वाइडेस्ट चॉइस ऑफ ऑप्शनल इज़ अवेलेबल विद अस, भले एंथ्रोपोलॉजी का बात करें, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी का बात करें, सीएमसी कोड पर आपको यहाँ पे भी पूरा लाभ मिलेगा। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।